गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं लखनऊ मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला झालावाड़। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने 5th स्टेंजा तक पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे अपन 6th स्टेंजा के बारे में। For them no more the blazing heart shall burn, or busy housewife lie her evening care. No children run to lisp their sire return, or climb his knee the invite kiss to share. For them means for the dead forefathers lying buried in the grave. कब्रों में पड़े हुए पूर्वजों के लिए आया है फॉर देम। ठीक है। नो मोर का अर्थ नेवर, कभी नहीं। ब्लेजिंग हार्ट तो सेल वर्न, इस लाइन्स का मीन्स है दे विल नॉट कम बैक टू एंजॉय द बर्निंग फायर इन द हार्ट। मतलब चूल्हे में जलती हुई आग का आनंद मृत व्यक्ति नहीं ले पाएंगे। ओके। फिर है बिजी का अर्थ है एक्टिव, एंगेज्ड इन द हाउस होल्ड वर्क, काम में लगी हुई। ठीक है। हाउस वाइफ का मतलब है मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस होल्ड, गृहिणी, घर का काम काज करने वाली स्त्री, हाउस होल्ड वाइफ, हाउस वाइफ। ठीक है। प्लाई हर इवनिंग केयर, प्लाई हर इवनिंग केयर मीन्स है diligently applies herself to her household duties, making things comfortable for husband। मतलब अपने पति को सुख पहुंचाने के लिए गृहिणी कुशलता और बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से घर का कामकाज करती है। फिर है लिस्प। लिस्प का अर्थ है टू अटर इन ब्रोकन एसेंस, टूटी फूटी भाषा में बोलना। मतलब लिस्प का अर्थ है टू अटर इन ब्रोकन एसेंट्स, टूटी फूटी भाषा में बोलना। फिर है सायर्स रिटर्न का अर्थ है कमिंग बैक ऑफ देयर फादर्स, उनके पिता का लौट कर आना। टू लिस्ट देयर सायर रिटर्न, एनाउंस इन ब्रोकन एसेंट देयर फादर कमिंग बैक फ्रॉम देयर फील्ड, अपने पिता के खेत से लौट आने की टूट फूटे शब्दों में घोषणा करते हैं। एंड विद किस ऑफ देयर फादर्स विच द चिल्ड्रन यूज्ड टू एंजॉय व्हेन द पेरेंट्स वर अलाइव, एंड टू विद द चिल्ड्रन कम्पीटेड अमंगस्ट देमसेल्व्स, अपने पिताओं का चुम्बन जो कि छोटे बच्चे उनके जीवन में होने के समय प्राप्त करते। एनविड, इसका अर्थ है एनविड किस ऑफ देयर फादर विच द चिल्ड्रन यूज्ड एंड किस ऑफ देयर फादर विच द चिल्ड्रन यूज्ड टू एंजॉय व्हेन द पेरेंट्स वर अलाइव, एंड टू विच द चिल्ड्रन कम्पीटेड अमंगस्ट देमसेल्व्स, अपने पिताओं का चुम्बन जो छोटे बच्चे जो उनके जीवन में करते थे। ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। फॉर देम नो वन द ब्लेजिंग हर्थ सेल वर्न, और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रन रन टू लिफ्ट देयर सायर रिटर्न, और क्लाइम हिज नीज द एंड किस टू हेयर। देखिए these exegetic lines taken from Greece famous elegy written in a country churchyard depict the delightful domestic life of the dead ancestors of the villagers, the happy life which would no more come to them again। मतलब कि ये ग्रामीणों के मृत पूर्वजों के आनंद में घरेलू सुखी जीवन जो उनके जीवन पुनः नहीं आएगा उसका चित्रण करती है। फॉर दीज डिकेज एंसेस्टर्स इन द किचन फायर वुड नो मोर बी लाइटेड बाई देयर वाइव्स, कि इन मृत पूर्वजों की पत्नियां द्वारा अब अधिक समय तक चूल्हा नहीं जलाया जाएगा।
They would not get busy anymore in preparing simple dishes sweetened by love. और वे प्यार द्वारा जो मीठा साधारण भोजन बनाने में अधिक व्यस्त नहीं होगी अब उनकी वाइफ है। इन They would not get busy anymore in preparing simple dishes sweetened by love. They used to prepare these for their husbands coming back after the day's hard labor in the fields. Their little children will no more babble loudly at the happy sight of their returning home after a holiday absence. These small children will also not run up to their fathers, climb upon their knees and try to monopolize their affection and kiss. मतलब इन पंक्तियों का भावार्थ है कि उनकी पत्नियां अवधि समय तक चूल्हा नहीं जलाएगी और नहीं साधारण जो भोजन जो मीठा भोजन बनाती थी वो न बनाएगी, और वे ये भोजन भी अपने पतियों के लिए तब बनाती थी जब वे परिश्रम करने के बाद घर लौटते थे, न कि उनके छोटे बच्चे अब जोर से प्रलाप करेंगे जबकि एक दिन का पूर्ण अनुपस्थित के बाद वे अपने पिता के लौटने पर क्या करते थे। मतलब वे शाम को उनके घुटनों में बैठने के लिए जिद किया करते थे। नहीं ये बच्चे अपने पिता की तरफ दौड़ेंगे, नहीं उनका स्नेह और एकाधिकार प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। देखिए इसमें क्रिटिकल नोट बनेंगे। इट इज ए विविड एंड लाइवली सीन ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस पेंटेड बाय द पोएट सो डेस्टरियसली, कि इसमें कवि ने थॉमस ग्रे ने या घरेलू जीवन के आनंद का सजीव चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। अब देखिए 7th स्टेंजा। Oft did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glaive has broke. How jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their steady stroke. देखिए इसकी मीनिंग से ऑफ्ट का अर्थ है ऑफन मतलब प्राय, डिड द हार्वेस्ट यील्ड का मतलब है द रस्टिक्स यूज टू रीप क्रॉप्स विथ देयर सिकल्स, द क्रॉप्स यील्ड टू द सिकल ऑफ द विलेजर्स। ग्रामीण लोग हाशिए से अपनी फसल काटते थे। फरो का अर्थ है प्लो शेयर, ए फैरो इज ए ट्रेंच made by a plow and as a hair used in the sense of a plow, हल्की लकीर। stubborn glaive का अर्थ हार्ड ग्राउंड और हार्ड सॉइल। The word glaive is used in its Latin sense where glove means ground, कड़ी भूमि, कड़ी मिट्टी। हैज ब्रोक का अर्थ है हैज ब्रोकन मतलब टूट गया, ठीक है। जोकंड का अर्थ है हैप्पीली प्रसन्नतापूर्वक। टीम का अर्थ है टीम ऑफ हॉर्सेज, 2 और मोर हॉर्सेज वर यूज्ड इन प्लोइंग द लैंड, मतलब घोड़े जमीन जोतने के लिए 2 या 2 से अधिक घोड़े काम में लाए जाते थे। एफील्ड का अर्थ है टू दी फील्ड मतलब खेत तक। बुर्ज का अर्थ है ट्रीज, स्टडी स्ट्रोक का अर्थ है हैवी स्ट्रोक्स और ब्लोज ऑफ द एसेज, कुल्हाड़ियों की जोर की चोटें, ठीक है। अब देखिए आफ्टर डिड दे हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, देयर फैरो ऑफ द स्टबर्न ग्लेव हैज ब्रोक, हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम एपिल, हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। The poet Gray in the lines from his elegy describe the mode of living of the farmers who lie buried in the graves of the churchyard, ठीक है। In this and the previous stanza the poet had described an ordinary villager's family and working life, okay। The farmers when they were alive worked hard in their fields, they reaped crops and felled the trees by heavy strokes of their axes. The poet says that the
poor villagers who lie buried in the churchyard worked very hard on their fields. They reaped their crops by their sickles very often. They often plowed over the land. ठीक है. In a in a very happy and cheerful mood, they drove the pair of oxen or horses on the field to plow it, and they filled down the trees by the heavy strokes of their axes. देखिए, इन पंक्तियों में वे ग्राम के सामान्य घरेलू जीवन और कार्य का वर्णन करता है. कभी कहता है कि वे गरीब ग्रामीण जो गिरजाघर के कब्रिस्तान में दफने हुए जब जीवित थे तब वे अपने खेतों में बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते थे. वे अक्सर अपने हंसियों से अपनी फसल काटा करते थे. वे अक्सर कठोर भूमि को जोता करते थे. बहुत खुशमिजाजी के साथ वे अपने बैलों या घोड़ों की जोड़ी से खेत को जोता करते थे. वे अपने कुल्हाड़ियों की भारी आघातों से पेड़ों को काट काट कर गिराया करते थे. इस प्रकार 7th स्टैंजा में कवि ने किसानों के कठिन परिश्रम का वर्णन किया है कि वो खेतों में बहुत ज़्यादा परिश्रम करते थे. खेतों को घोड़ों से जोता करते थे और कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काट काट कर गिराया करते थे. अब देखिए 8th स्टैंजा के बारे में. Let not ambition move their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. देखिए इसके मीनिंग देखिए. एम्बिशन मीन्स ambitious person. It is a figure of speech in which abstract is used for the concrete. This figure is known as a synecdoche. Abstract personification. mock का अर्थ है मेक फन ऑफ मतलब मजाक उड़ाना. यूजफुल टॉयल का अर्थ है प्रोफेशन ऑफ द विलेजर्स गांव वालों का परिश्रम युक्त धंधा. मॉक देयर यूजफुल टॉयल का अर्थ है लाफ एट दी ऑक्यूपेशंस ऑफ द विलेजर्स विच रियली सर्व्स फ्रॉम यूजफुल पर्पज. गांव वालों के धंधों की हंसी उड़ाते हैं जो कि वास्तव में लाभदायक धंधे. होमिली जॉयज का अर्थ है ऑर्डनरी जॉयज ऑफ द सिंपल लाइफ, जॉयज ऑफ द प्लेन एंड सिंपली काइंड साधारण खुशी. डेस्टिनी का अर्थ है फेट एंड बैग. ऑब्सक्यूर का अर्थ है अननोन अनजान. डेस्टिनी ऑब्सक्यूर का अर्थ है देयर नॉट रिमेन्स अननोन टू द वर्ल्ड. उनके बैग का संसार को पता नहीं होता है. ग्रेन्यू का अर्थ है पर्सन्स हु लिव इन पॉम्प एंड शो. एग्जाम्पल ऑफ स्टेट यूज्ड फॉर कॉन्सरेट चमक धमक में रहने वाले लोग. डिसडेनफुल का अर्थ है कंपेटेबल घमंडपूर्ण. एनल्स का अर्थ है स्टोरीज ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअर पीपल. इतिहास जो कि गरीब लोगों के जीवन की कहानियाँ हैं. ठीक है. अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन कि लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमिली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नो कैनवर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस ऑफ द पोर. कि these lines have been taken from Gray's famous elegy written in a country churchyard. In this point, the poet shows his deep sympathy for simple, hard-working and innocent people of the village. मतलब बहुत ही साधारण लोगों के प्रति उसकी सिंपैथी को दर्शाता है. It embodies the poet's thoughts on the feelings of the high-born and ambitious people about the poor and their way of life. ठीक है. The poet says that the ambitious and wealthy people should not make fun of the smile and humble life of villagers. They should rather recognize their valuable services. They work hard and share their perspiration in the fields of corn to feed the whole community. The poet teaches people should not laugh at the simple pastime and delights of their lives.
They should not despise them because of their unknown and eventful lives. The great and the grand have no right to smile contemptuously at the short and simple life stories of these poor people. ठीक है कि ये पंक्तियाँ ग्रे की प्रसिद्ध कविता एलिजेंड कंट्री चर्चियार से है। इन पंक्तियों में कवि गांव के सरल परिश्रमी भोले भाले लोगों के प्रति बहुत ही सहानुभूति दर्शाता है। यह उच्च कुल के लोगों की और महत्वाकांक्षा लोगों की निर्धर और उनके जीवन यापन पद्धति के प्रति भावनाएं को दर्शाता है। कवि बताता है कि महत्वाकांक्षी और धनी लोगों को गांव वालों के साधारण जीवन का उपवास नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी महत्वपूर्ण सेवा को मान्यता देनी चाहिए। वे कठिन परिश्रम करते हैं। संपूर्ण समाज के भोजन के लिए वे अनाज के खेतों में अपना पसीना बहाते हैं। इन उच्च वर्ग के लोगों को ग्रामीणों को सरल निष्कपट विनोद आनंद का उपवास नहीं करना चाहिए, मतलब मजाक नहीं करना चाहिए। मान लो ग्रामीणों की संचित और साधारण कार्यों के उपचार से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब देखिए इस पे critical note है दी poem reveals the domestic feelings of the poet. Here the poet is spokesman of the poor. कि ये कविता कवि की देहाती भावनाओं को दर्शाती है। The poem is rich in personified expressions such as ambition and greed. ये कविता मतलब एम्बिशन और ग्रेन्यू द्वारा बहुत ही पर्सनिफाइड है। ठीक है, आपको अब जो पढ़ाया उसे याद करके आना है, कल रिवाइज करके आना है।